नमस्कार मित्रों। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का जीव विज्ञान का प्रथम लेसन, प्रथम यूनिट का पहला लेसन है आवर्त बीजी पादपों में जनन। ये हमारा आज का लेसन है। मैं सबसे पहले इस लेसन का थोड़ा स्पष्टीकरण कर देता हूं। पहला शब्द है आवर्त बीजी, जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। आवर्त बीजी, तो देखिए हम थोड़ा सा पिछली कक्षा 11 की बात करते हैं। कक्षा 11 में जीवों का वर्गीकरण एक टॉपिक था। उसमें एक 5 किंगडम कॉन्सेप्ट आता है, पंच जगत अवधारणा, जिसका प्रतिपादन किया था रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने। रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने जो प्रतिपादन किया था, उन्होंने क्या किया, समस्त सजीवों को 5 भागों में बांटा, अर्थात 5 जगतों में बांटा। वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 जगत बनाए थे। अब इसमें से जो प्लांटी था, उस प्लांटी को 5 भागों में डिवाइड किया गया। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये 5 भाग जो बनाए गए थे, उनमें जो एंजियोस्पर्म था, जिसको हम कहते हैं आवर्त बीजी। तो देखिए, आवर्त बीजी पादप क्या होते हैं, कौन से होते हैं? सबसे पहले एंजियोस्पर्म, एंजियो प्लस स्पर्म। एंजियो का मतलब आवरण, स्पर्म का मतलब बीज, अर्थात ऐसे पादप जिनके बीजों पर आवरण पाया जाता है, बीजों पर आवरण पाया जाता है, वो एंजियोस्पर्मी पादप कहलाते हैं। दूसरा, ये पादप सर्वाधिक विकसित है, सर्वाधिक विकसित, अर्थात प्लांटी में समस्त पादप आते हैं। इन पादपों के जो ये 5 समूह हैं, उनमें से एंजियोस्पर्म जो है वो आवर्त बीजी पादप है और उनके बीजों पर आवरण पाया जाता है, और ये पादप जगत का सबसे विकसित कुल है, या पादप जगत का सबसे विकसित प्रभाग है। इसमें सबसे ज्यादा विकसित पादप आते हैं। तो आवर्त बीजी का मतलब हो गया बीजों पर आवरण पाया जाता है वो पादप, और सबसे ज्यादा विकसित पादपों का समूह। अब जनन की बात करें तो देखिए, जनन अपने ही समान जीव की उत्पत्ति, अपने ही समान जीव की उत्पत्ति, ये कहलाता है जनन। तो आवर्त बीजी और जनन दोनों चीजों को क्लियर कर दिया है। आवर्त बीजी पादपों का एक ऐसा समूह है जो सर्वाधिक विकसित पादप जिसके अंतर्गत आते हैं, और बीजों पर आवरण पाया जाता है। जनन सजीवों के द्वारा अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, वो जनन कहलाती है। अब हम आवर्त बीजी पादपों में, हमारा टॉपिक है आवर्त बीजी पादपों में जनन, तो हम आवर्त बीजी अर्थात ऐसे पादप जिनके बीजों पर आवरण पाया जाता है, उनमें जन्म किस प्रकार से होता है, कौन कौन सा होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आवर्त बीजी जो पादप हैं, इनमें अस्पष्ट पीडी एकांतरण, अस्पष्ट पीडी एकांतरण पाया जाता है, अर्थात अल्टरनेट जनरेशंस प्रेजेंट होता है। अस्पष्ट पीडी एकांतरण कैसे होता है कि इसका जो
हम जानते हैं कि आवर्तबीजी पादप जो होते हैं, अन्य जो पादप होते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। एक होती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी, एक होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी। तो यहां इसका मुख्य पादप जो है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी, ये पीढ़ी द्विगुणित होती है और दीर्घजीवी लंबे समय तक चलती है और स्तंभ, टहनी, पत्ती में डिवाइड होती है, बटी हुई होती है। ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी है। दूसरी जो पीढ़ी है इसकी वो है युग्मकोद्भिद पीढ़ी। ये अगुणित होती है, अल्पकालिक होती है और युग्मकोद्भिद पीढ़ी बीजाणुद्भिद पीढ़ी पे डिपेंड होती है। ये मतलब इनके जो जीवन काल है उसमें ये चलता रहता है, एक बार बीजाणुद्भिद पीढ़ी फिर युग्मकोद्भिद पीढ़ी। तो आवर्तबीजी पादपों में जीवन के अंदर अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसमें मुख्य पीढ़ी जो होती है वो होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी, जो द्विगुणित होती है, दीर्घकालिक होती है, यानी दीर्घकालिक लंबे समय तक चलती है। जो हमें पादप जो दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आवर्तबीजी पादप हमें दिखाई देते हैं, वो समस्त पादप कौन सी पीढ़ी को प्रदर्शित करते हैं? बीजाणुद्भिद पीढ़ी को प्रदर्शित करते हैं। अब आवर्तबीजी पादपों में जब जनन होता है, उस जनन के दौरान मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। वो जब अंकुरित होते हैं तो वो कौन सी पीढ़ी को प्रदर्शित करते हैं? युग्मकोद्भिद पीढ़ी को प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों पीढ़ी एकांतरण इसमें पाया जाता है। तो जनन की बात थी, इसलिए हमें इसको भी पढ़ना जरूरी था कि पीढ़ी एकांतरण कौन कौन सा आता है, कौन सा मुख्य पीढ़ी है इसकी, कौन सी सामान्य पीढ़ी है। तो इनके जीवन काल में ये पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जनन जो है, हमने परिभाषा पहले बता दी, दोबारा लिख रहा हूं। जनन सजीवों के द्वारा अपने ही समान सजीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब देखिए, जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कहा जाता है, और अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन ये जनन की मुख्य विधि है और जनन की उत्तम विधि माना जाता है। इसको क्यों माना जाता है? क्योंकि लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो स्पीशीज, जो जाति उत्पन्न होती है, उसमें नए गुण होते हैं, नए गुण उत्पन्न होते हैं, कुछ भिन्नताएं होती हैं, जिससे नई पीढ़ी का निर्माण होता है, जैव विकास होता है। इसलिए जैव विकास का आधार है लैंगिक जनन। इसलिए लैंगिक जनन को जनन की सबसे अच्छी विधि माना गया है। अलैंगिक जनन, अब देखिए, लैंगिक जनन में कुछ प्रोसेस होती है, कुछ क्रियाएं होती है, जैसे युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक संलयन, भ्रूण परिवर्तन। तो युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है, युग्मकों का संलयन होता है, अर्थात निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, और लैंगिक जनन के फलस्वरूप फिर नया जीव बनता है। अब जो नया जीव लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनता है, उसमें माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं, कुछ नए लक्षण होते हैं, कुछ भिन्नताएं होती हैं जो नई जाति का विकास करती हैं। इसलिए लैंगिक जनन को जनन की सबसे अच्छी विधि माना गया है। अलैंगिक जनन,
इस जनन में लैंगिक जनन की तरह अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, युग्मकों का निर्माण नहीं होता, कहने का मतलब युग्मक संलयन की क्रिया भी नहीं होती। तो अलैंगिक जनन किसे कहेंगे? वह जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन अर्थात युग्मक निर्माण की क्रिया और युग्मक संलयन की जैसी क्रियाएं नहीं होती, वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। मैं पानी पी लेता हूं। अब देखिए, अलैंगिक जनन की बात थी। अलैंगिक जनन को असंग जनन भी कह देते हैं कई बार, एपोमिक्सिस। अलैंगिक जनन का दूसरा नाम असंग जनन। एपोमिक्सिस भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि देखिए यहां इसकी शर्तें क्या है? पहला, अर्धसूत्री विभाजन, यानी इसकी मुख्य विशेषता है लैंगिक जनन की, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो युग्मक निर्माण होगा। ठीक है। दूसरा, युग्मक संलयन होगा। ये मुख्य क्रियाएं हैं, युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन क्रियाएं होगी तो वो लैंगिक जनन है। और यहां इन दोनों का ही क्या होता है? अभाव होता है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? असंग जनन। तो नोट्स में अगर आप लिखना चाहो तो जनन की परिभाषा लिखने के बाद लिखिए, जनन दो प्रकार का होता है। लैंगिक जनन, इसमें आप लिखेंगे लैंगिक जनन जनन की सबसे उत्तम विधि है, क्योंकि लैंगिक जनन में जन्म लेने वाली संतान में नर व मादा दोनों के लक्षणों के साथ साथ कुछ नए लक्षण होते हैं, कुछ भिन्नताएं होती हैं जो नई जाति के विकास के लिए सहायक होती हैं। अर्थात लैंगिक जनन जैव विकास का आधार है, इसलिए लैंगिक जनन को जनन की सबसे उत्तम विधि माना जाता है। लैंगिक जनन में मुख्य रूप से 3 क्रियाएं होती हैं, युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण और युग्मक संलयन। ये 3, एक युग्मक स्थानांतरण, क्योंकि युग्मक निर्माण के बाद में युग्मक स्थानांतरण भी होता है, युग्मक स्थानांतरण, और तीसरी क्रिया युग्मक संलयन। तो देखिए लैंगिक जनन में ये क्रियाएं होती हैं, जनन की सबसे उत्तम विधि है। क्यों है? इसका कारण आ गया। फिर इसके अंदर नर व मादा दोनों का योगदान होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा, मेल एंड फीमेल, दोनों अपना पार्ट अदा करते हैं, दोनों अपना रोल अदा करते हैं। यहां दोनों का रोल नहीं होता है, दोनों में से कोई एक भी भाग ले सकता है। अलैंगिक जनन, इसकी अगर आप लिखना चाहो तो लिखिए, जनन की वह विधि जिसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन जैसी क्रियाएं नहीं होती, अलैंगिक जनन कहलाता है। फिर अलैंगिक जनन को असंग जनन भी कहते हैं। ये अलैंगिक जनन को असंग जनन भी कहते हैं। तो ये अलैंगिक जनन है। अब देखिए अलैंगिक जनन को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अलैंगिक जनन भी कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है। पहली अनिषेक बीजता, पहला भाग तो है अनिषेक बीजता। और दूसरा है कायिक प्रवर्धन। अनिषेक बीजता और कायिक प्रवर्धन। तो देखिए अनिषेक बीजता क्या है? अनिषेक बीजता किसे कहेंगे? वह अलैंगिक जनन जिसमें भ्रूण के परिवर्धन में या बीज के निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता।
उसको कहेंगे अनिषेक बीजता। और कायिक प्रवर्धन, ये मुख्य रूप से पादपों के लिए कि बीज के अतिरिक्त, देखिए पादप, नए पादप का निर्माण होता है बीज से, लेकिन बीज के अतिरिक्त पादप के किसी कायिक भाग, और कायिक भाग क्या हो सकता है, जड़, तना, शाखा, पर्ण, ये बीज के अतिरिक्त पादप के किसी कायिक भाग से नया पादप बनता है। बीज के अतिरिक्त पादप के किसी कायिक भाग से, और कायिक भाग कोष्टक में लिख दें, कायिक भाग कोष्टक में लिख दें, जड़, तना, शाखा, पत्ती से नया पादप बनता है, तो उसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन भी कह सकते हैं। अब अलैंगिक जनन दो प्रकार का हो गया, अनिषेक बीजता और कायिक प्रवर्धन। अनिषेक बीजता किसे कहते हैं, बीज का या भ्रूण का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के, अगर बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूण का या बीज का निर्माण होता है तो उसको अनिषेक बीजता कहते हैं। और कायिक प्रवर्धन, बीज के अतिरिक्त पादप के किसी कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती, शाखा, इसके द्वारा नया पादप बनता है तो उसको कहेंगे कायिक प्रवर्धन। अब आगे कायिक प्रवर्धन जो है उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। देखिए कायिक प्रवर्धन परिभाषा हो गया। अब है इसको कायिक प्रवर्धन को कायिक जनन भी कह सकते हैं। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की बात करूं तो देखिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है कि नेचुरल रूप से प्रकृति के अंदर पादपों में कुछ पादप ऐसे हैं जिनके जड़, तना, शाखा और पर्ण कुछ अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर स्वतः ही स्फुटित होकर के कोई नया पादप बना लेते हैं। तो ऐसे जो कायिक प्रवर्धन है ऐसा, उसको हम कहेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। जैसे जड़ के द्वारा, हमने लिखा है जड़, तना, शाखा, पर्ण के द्वारा नया पादप बनना चाहिए, तो जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब मूल के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है तो वो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है। तो मूल के द्वारा कायिक प्रवर्धन, तो देखिए मूल दो प्रकार की होती है, अपस्थानिक मूल और मूसला मूल। तो पादपों के अंदर बहुत से पादप ऐसे हैं जिनकी अपस्थानिक और मूसला मूल अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर स्फुटित हो जाती हैं और स्फुटित होकर के नया पादप बना लेती है। आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में जैसे टेम्परेचर कम होता है, अनुकूल परिस्थितियां होती है, नीम, शीशम, इनकी जो जड़ होती है, मूल जो होती है, वो स्फुटित होकर के नया पादप बना लेती है। अगर उसको वैसे ही पोषण मिलता रहे तो वो जड़ धीरे धीरे वृद्धि करती रहेगी और एक नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन, पादपों की अपस्थानिक व मूसला मूल अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर स्फुटित होकर के नया पादप बना लेती हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण लिखना चाहें तो नीम, शीशम, ये ऐसे पादप हैं जिनकी जड़ जो है वो स्फुटित होकर के नया पादप बना लेती है।
दूसरा देखिए तना, तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। आप देखिए ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत से उदाहरण है जिसमें कायिक, तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। आपने आलू देखा है, लहसुन देखा है, प्याज देखा है, अदरक देखा है। अब इन सब के अंदर ये सब तने हैं, क्योंकि तने के कई रूपांतरण हैं और उन रूपांतर जैसे भूमिगत रूपांतरण है, अर्धवायवीय रूपांतरण है, वायवीय रूपांतरण है। तो आलू जो देव होता है, उस आलू के ऊपर इस प्रकार की कलिकाएं होती हैं जिनको हम आलू की आंख भी बोल देते हैं। अगर इस आलू को इधर इस तरीके से काटा जाए तो इसके 1, 2, 3, 4 टुकड़े बनाती है। इन चारों टुकड़ों को अगर अलग अलग जमीन में लगा दिया जाए, बो दिया जाए, तो चारों ही क्या करेंगे, स्फुटित होकर के पादप बनाएंगे। तो बीज का उपयोग हमने नहीं किया, यहां हमने किसका उपयोग किया, आलू का उपयोग किया। और आलू क्या है, तना। तो तने के द्वारा क्या हुआ, कायिक प्रवर्धन। ऐसे ही कई बार प्याज देखा होगा, घरों में प्याज रहता है, उसकी जो मूल जो होती है नीचे की तरफ, अगर देखिए मैं प्याज जो होता है ऊपर वाली कलिकाएं और नीचे इस प्रकार उसकी मूल्स होती है, जड़ें होती है। तो कई बार प्याज जो है वो घरों के अंदर पड़ा ही क्या होता है, कलिकाएं निकल आती है। ऐसा होता है। अगर इस प्याज को भूमि में लगा दिया जाए तो उसको जल मिलेगा इन मूल से। ये मूल है, ये तना है, ये पर्ण। तो जब इसको जमीन में लगा दिया जाएगा तो ये जमीन से क्या प्राप्त करेगा, जल और खनिज लवण प्राप्त करेगा। ये स्फुटित होकर के क्या करेगा, एक नया पादप बना देगा। तो ये प्याज भी क्या है, ये आलू था, ये प्याज, ये तने हैं, ये क्या है, तने हैं। और ये तने क्या कर रहे हैं, नया पादप बना रहे हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की क्रियाएं हैं। नेचुरल रूप से एक क्षमता इन पादपों में होती है। इसके लिए हमें किसी रसायन डालने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। लहसुन जो होता है, उस लहसुन की अलग अलग कलिकाओं को अगर हम अलग अलग जमीन में लगा दें तो वो भी नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। उसके बाद में आता है शाखा के द्वारा कायिक प्रवर्धन। देखिए शाखा के द्वारा कायिक प्रवर्धन स्वतः नहीं होता। शाखा, अब कुछ पादपों की तना और शाखा दोनों का उपयोग अगर करें तो शाखा का अलग से नहीं होगा, सॉरी, इसको हम यहां छोड़ देते हैं। पर्ण, पत्ती के द्वारा कायिक जन्म। तीसरा है पर्ण के द्वारा कायिक प्रवर्धन। देखिए पर्ण, आपने ब्रायोफ्लम देखा, ब्रायोफ्लम का पादप जिसको पत्थर चट्टान भी बोलते हैं, उस ब्रायोफ्लम पादप की जो पर्ण होती है, उस पर्ण पर जो पर्ण का फलक कोर है, उस फलक कोर पर इस प्रकार की कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। किसमें, ब्रायोफ्लम के पादप में। अब ये कलिकाएं जो है वो धीरे धीरे वृद्धि करती हैं और ये अगर इस पत्ती से अलग होकर के जमीन पे गिरती हैं तो ये जमीन पर गिरने के बाद में एक नया पादप बना लेती है। तो यहां भी बीज का उपयोग नहीं हुआ, किसका उपयोग हुआ, पर्ण का उपयोग हुआ। तो पर्ण के द्वारा क्या हुआ, कायिक प्रवर्धन हुआ। तो ये था अपना प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत हमने देखा कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से पादप की अपस्थानिक व मूल अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर स्फुटित होकर के एक नया पादप बना लेती हैं, जैसे नीम, शीशम आदि। तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन, तो आलू,
प्याज, गन्ने में भी आपने देखा होगा, गन्ने में भी, लेकिन गन्ने के अंदर क्या है, सौतन नहीं होता है, वो भी तने के द्वारा ही होता है, लेकिन वो किस में आएगा, कृत्रिम में। तो तने के द्वारा आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये ऐसे तने हैं जिनको जमीन पे लगाने पर ये नए पादप बना लेते हैं अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर। पर्ण के द्वारा पत्तियां, ब्रायोफिलम, डेहेलिया ऐसे पादप हैं जिनकी पत्तियों पर निकलने वाली पत्र कलिकाएं निकलती हैं पत्तियों पर, और वो पत्र कलिकाएं जब जमीन पर गिरती हैं तो जमीन पर वो अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करके स्फुटित होकर के नया पादप बना लेती हैं। इस प्रकार प्राकृतिक कायिक परिवर्धन की प्रक्रिया संपन्न होती है।